हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं रीजनिंग का एक टॉपिक ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन एकदम बेसिक से शुरू करेंगे हम। इस पार्ट 1 में आप सीखेंगे कुछ छोटी छोटी बातें, नॉर्मल जिसे कहा जाता है बेसिक। ये बेसिक अगर आपके पास है तो आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों को काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक और कुछ ब्लड रिलेशन से इम्पोर्टेंट बातें। जैसे यहाँ पे लिखा है भाई, ब्लड रिलेशन में 3 प्रकार के ये जो क्वेश्चन आपके हैं, 3 प्रकार के। पहला यहाँ पर है पजल फॉर्म, देन दूसरा यहाँ पर है पॉइंटिंग फॉर्म, तीसरा है कोडेड फॉर्म। ये 3 पैटर्न के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं ब्लड रिलेशन में। तीनों पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, कुछ बातें हैं जो आपको पहले सीखनी होंगी। उसके बाद हम 1 बाय 1 चलेंगे। पजल फॉर्म, पहेली नुमा क्वेश्चन, पॉइंटिंग फॉर्म, एक फोटो को, तस्वीर को इंगित करके जो क्वेश्चन आता है, और कोडेड फॉर्म। स्पेशली मैं आपको बता दूं कि इन 3 पैटर्न में आपको पजल फॉर्म अच्छे से कवर करना है, अच्छे से समझना है। पजल फॉर्म अगर आपका अच्छा से तैयार हो गया तो आपका पॉइंटिंग फॉर्म भी क्लियर हो जाएगा और कोडेड फॉर्म भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों फॉर्मेट इन्हीं से ही बने हैं। जो स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाऊंगा पजल फॉर्म के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, वो स्ट्रेटेजी अगर आपने अच्छे से कैच कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो ये दोनों फॉर्मेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन कोई भी वनडे एग्ज़ाम आप लो, चाहे वो एसएससी का हो, ठीक है, चाहे वो व्यापम का हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर पे हो, चाहे वो रेलवे हो, किसी भी वनडे एग्ज़ाम में अगर लिखा है कि रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अभी जैसे क्लर्क की वैकेंसी आई हुई है, तो क्लर्क में मैं आपको बता दूं पजल फॉर्म से आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे 100%। बैंकिंग सेक्टर में मैं आपको बता दूं पजल फॉर्म और कोडेड फॉर्म ज़्यादा पूछे जाते हैं। पॉइंटिंग फॉर्म नॉर्मली ग्रामीण बैंक के आरआरबी में पूछ लिया जाता है, और बाकी एग्जामों के लिए, बैंक को छोड़ो तो बाकी एग्जामों के लिए तीनों फॉर्मेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है। तो जिनका अभी क्लर्क का पेपर है तो ध्यान रखिएगा 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बेसिक पार्ट 1 के बाद में जो अगला पार्ट लाऊंगा, तो एक पार्ट में ऐसा लाऊंगा कि जो स्पेशली क्लर्क के लिए रहेगा, एक पार्ट ऐसा रहेगा जो सारे एग्जाम के लिए रहेगी। बस क्वेश्चन का लेवल में फ़र्क रहेगा, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा वही रहेगा। तो चलिए क्वेश्चंस, अभी तो इस पार्ट में क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, इस पार्ट में हम सिर्फ बेसिक सीखेंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये पार्ट 1 का जो बेसिक है यही आपको काम आने वाला है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए ध्यान रखिए, सबसे पहला पॉइंट, जो भी मेल कैंडिडेट है यहाँ पर हम उनको प्लस साइन से असाइन करने वाले हैं, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको हम माइनस साइन से असाइन करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, प्लस और माइनस। एक और बात ध्यान रखिएगा, पूरे ब्लड रिलेशन के टॉपिक में नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होगा, नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होगा। कि जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है रवि, तो रवि सुनकर ये मत समझना कि ये प्लस ही है, मेल कैंडिडेट है, गलत हो जाएगा। जैसे लिखा है यहाँ पर सीता लिख दिया जाए, तो सीता सुनकर आप ये नहीं समझेंगे कि ये फीमेल कैंडिडेट है, गलत हो जाएगा। जब तक कि ना लिखा हो कि सीता जो है इनकी पुत्री हैं, इनकी डॉटर हैं, रवि जो है इनका पुत्र है, जब तक ऐसा सेंटेंस नहीं मिलेगा तब तक जेंडर डिसाइड नहीं होगा। सिर्फ नाम से जेंडर डिसाइड मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आगे हम समझते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक आपको मैं समझाने वाला हूँ फैमिली ट्री। हमारे आप सबके जो घर के सिंपल रिलेशन हैं, चाचा चाची, बुआ, मामा मामी, तो ध्यान रखिएगा हमें फैमिली ट्री भी सीखना है और कुछ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी सीखना है। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी कैसा? इंग्लिश टर्मिनोलॉजी, क्योंकि ध्यान रखिएगा आपके एग्जामों में ऑप्शन में या क्वेश्चन में ये लिखा नहीं मिलेगा आपको, जैसे पोता है, पोती है, ठीक है, ये सब लिखा नहीं मिलेगा। इनका इंग्लिश टर्म आपको जानना है, इंग्लिश।
तो सिंपल इंग्लिश टर्मिनोलॉजी हमें सीखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा एक फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में ये सारी इंफॉर्मेशन एक एक करके देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ से कि जैसे ये सन है, डॉटर है, तो सन एंड डॉटर, यहाँ पर आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पर आप हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप है, सन है, पुत्र, और यहाँ पर डॉटर, पुत्री। तो यहाँ पर आप अपने आप को इंडिकेट कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए पुत्र हैं, पुत्री हैं। तो इनके पेरेंट्स फादर एंड मदर, फादर एंड मदर, MOTHER, ठीक है। तो फादर पिता, माता। तो देखिए सिंपल सी बात है, पिताजी के साइड से पिताजी के भाई हैं, पिताजी की सिस्टर हैं, मम्मी के साइड से मम्मी की भाई हैं, मम्मी की सिस्टर हैं, मौसी, ठीक है। जो मेल कैंडिडेट हैं प्लस फीमेल कैंडिडेट हैं माइनस, जैसे मामा मेल कैंडिडेट है प्लस, बाकी सब ठीक है, ओके। तो समझते हैं, पहले सिंपल समझते हैं। आपके पिता हैं, पिता के जो भाई हैं, पिताजी के जो भाई हैं तो आपके लिए चाचा, पिताजी की सिस्टर हैं तो बुआ, मम्मी के भाई हैं तो मामा, मम्मी की सिस्टर हैं तो मौसी, ठीक है। अब यहाँ पर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी, चाहे चाचा हूँ और चाहे मामा हूँ, चाहे चाचा हूँ या मामा हूँ, हम बोलते हैं अंकल। लेकिन उसी अंकल में, ठीक है, हम सिंपल यहाँ बोल देते हैं अंकल। अब अंकल में चाचा, मामा और भी जैसे फूफा, मौसा जी सब आ जाएंगे। अगर आपको पता ही करना है कि स्पेसिफिक कि ये अंकल कौन से वाले अंकल हैं, चाचा हैं, मामा हैं, कौन से हैं, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा अंकल से पहले एक स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पर लगाएंगे। इससे क्लियर हो जाएगा ये पिताजी के साइड से अंकल है, ये मम्मी के साइड से अंकल है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पैटर्नल। एक है पैटर्नल और एक है मैटरनल। पैटर्नल, मैटरनल याद रखना बड़ा आसान है। पैटर्नल पापा की साइड से, M मतलब मैटरनल मामा के साइड से, माता, ठीक है, मैटरनल माता। तो इजी है इसको याद रखना कि पैटर्नल पापा के साइड से, मैटरनल माता के साइड से, मम्मा के साइड से, ठीक है। इजी है याद रखना, पैटर्नल पापा, मैटरनल पापा। तो इजीली है यहाँ पर कि अगर मुझे चाचा बोलना है तो हम बोलेंगे पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल से चाचा हो, फूफा हो, क्लियर हो जाएंगे। इसी तरीके से मैटरनल लगा देंगे तो मैटरनल अंकल में मामा, मौसा जी, इसी तरीके से आंट, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट पेज में मैंने पूरा लिख रखा है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो अभी बनकर आया पैटर्नल मैटरनल को समझे रहिएगा, ठीक। देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पिताजी के पेरेंट्स आपके लिए होंगे दादा दादी, मम्मी के पेरेंट्स आपके लिए होंगे नाना नानी। अब यहाँ भी ध्यान रखिएगा, चाहे दादा हो या नाना हो, इनको इंग्लिश टर्म में हम क्या लिखेंगे। तो ध्यान रखिए, दादा हो या नाना हो आप सीधे बोलेंगे ग्रैंड फादर। ग्रैंडफादर बोलिए, ग्रैंडफादर में दादा नाना दोनों लोग कवर हो जाएंगे। और इसी तरीके से ग्रैंड मदर में दादी और नानी, ये दोनों कवर हो जाएंगे। तो देखिए दादा दादी, नाना नानी, दादा दादी, नाना नानी, ये कहलाएंगे फर्स्ट जनरेशन। इनके जो चाइल्ड हैं सेकेंड जनरेशन और इनके जो चाइल्ड हैं जो आप लोग हैं थर्ड जनरेशन। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में 3 जनरेशन पे ही क्वेश्चन बनता है, 3 जनरेशन से ही क्वेश्चन पूछेगा, 4 जनरेशन नहीं जाएगा। जैसे दादा दादी, इनके भी अगर पेरेंट्स हैं तो वो आप लोग के लिए परदादा परदादी। फिर उनको अगर इंडिकेट करना है तो ग्रेट लगा लीजिए, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंड मदर,
ठीक है। नॉर्मली आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर मिल सकता है 4th जनरेशन, बट एग्जाम में 3 जनरेशन का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब दादा दादी नाना नानी 1st जनरेशन और आप लोग हैं 3rd जनरेशन, तो ये 3rd जनरेशन के लोगों का रिलेशन 1st जनरेशन से क्या होगा? सिंपल अगर बोलें कि दादा दादी नाना नानी के लिए आप लोग क्या कहलाएंगे, तो सिंपल कहलाएंगे पोता या पोती। तो मैंने कहा ना, पोता और पोती यूज नहीं करना है, सीधे आपको बोलना है ग्रैंडसन। ग्रैंडसन, ग्रैंडसन में ध्यान रखिएगा पोता, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर में पोती। तो ध्यान रखिएगा ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर बोलना है आपको। ये पोता और पोती लिखा नहीं मिलेगा, हिंदी में भी ऐसा लिखा मिलेगा आपको ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, ठीक है। इसके बाद चाचा और बुआ के लिए आप लोग होते हो भतीजा भतीजी, मामा मौसी के लिए भांजा भांजी। तो सीधे आपको इन पे ध्यान रखना है, एक नेफ्यू और एक नीस, नेफ्यू नीस। तो नेफ्यू में ध्यान रखिएगा, चाहे भांजा हो या भतीजा हो, दोनों के लिए बोलिए आप नेफ्यू। नीस भांजी या भतीजी, इनके लिए बोलिए आप नीस। तो ये एक फैमिली ट्री है, इन्हीं से आप घिरे हुए हो। एक समाज में आप अपने घर पे ही देखिए, आप इन्हीं लोगों से घिरे हो, आपका जो रिलेशन है इन्हीं पे है, ठीक है। चाचा चाची बुआ हैं, तो सिंपल आपको यहाँ पर एक फैमिली ट्री समझ में आया। और ध्यान रखिएगा मेल फीमेल प्लस माइनस यहाँ इंडिकेट किया जा रहा है। कुछ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है, पैटर्नल मैटर्नल ध्यान रखिएगा, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, नेफ्यू नीस, ठीक है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। इन सबको अच्छे से मैंने नेक्स्ट पेज पर समझा रखा है, तो इसको भी आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर पूरा मैंने समझा रखा है, पैटर्नल अंकल चाचा फूफा, बट एग्जाम में ध्यान रखिएगा इंग्लिश में ये लिखा होगा तो हिंदी में ये लिखा होगा, ठीक है। इसी तरह पैटर्नल आंट, हिंदी इंग्लिश ये लिखा है, ठीक है, मीनिंग यहाँ पर है चाची है बुआ है। मैटर्नल अंकल, ठीक है, ग्रैंडफादर में दादा या नाना। अब ग्रैंडफादर में भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको स्पेसिफिक दादा ही लिखना है तो इनके पहले पैटर्नल लगा देंगे, नाना के लिए इंडिकेट करना है तो मैटर्नल लगा देंगे, ठीक है। ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, अब ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर में पैटर्नल मैटर्नल नहीं लगेगा, ग्रैंडसन ठीक है पोता है, ग्रैंड डॉटर पोती है, नेफ्यू भांजा भतीजा नीस। फिर इसके बाद ये इन लॉ वाले टर्म है, ठीक है, इन लॉ वाले टर्म। आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज जो रिलेशन यहाँ पर क्रिएट होते हैं बनते हैं उन पर हम इन लॉ लगाते हैं। शादी के बाद जो संबंध यहाँ पर हैं उनको शो करने के लिए इन लॉ लगाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली ये इन लॉ वाला टर्म देखिए सिंपल है यहाँ पर कि फादर इन लॉ यहाँ पर है फादर इन लॉ, फादर इन लॉ में एक ही कैंडिडेट है, फादर इन लॉ में एक ही कैंडिडेट है ससुर जी, ठीक है। इसके बाद मदर इन लॉ एक ही कैंडिडेट है सास। इसके बाद सन इन लॉ में भी एक ही कैंडिडेट है दामाद। डॉटर इन लॉ में एक ही कैंडिडेट है बहू। ये मैं एक ही कैंडिडेट क्यों इंडिकेट कर रहा हूँ आगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये 4 इन लॉ वाले जो रिलेशन हैं, ये जो 4 इन लॉ वाले जो रिलेशन है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ सन इन लॉ डॉटर इन लॉ, इनमें एक ही कैंडिडेट है। लेकिन लास्ट यहाँ पर देखिए ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ में यहाँ पर 3 हैं। ब्रदर इन लॉ में जीजा जी भी हैं, साले साहब भी हैं, देवर भी हैं। तो ब्रदर इन लॉ में 3 रिलेशन क्रिएट हो गए हैं। इसी तरीके से सिस्टर इन लॉ में भी 3 रिलेशन क्रिएट हो गए। तो इन्हीं दोनों को अच्छे से समझना है हमें आगे चलकर, ठीक है, कि इनको ही क्वेश्चन में ज़्यादा यही लोग मिलते हैं, ठीक है, यही आते हैं परेशान करते हैं, बट हम बेसिक चीज़ें हमारी क्लियर रहेंगी तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कज़िन, कज़िन में चचेरा ममेरा, ठीक है, भाई है, सिबलिंग सहोदर, ठीक। अब इसके बाद मैं आपको एक ट्री डायग्राम समझाने वाला हूँ। इसी ट्री डायग्राम पे ही पूरा पजल फॉर्म बोलो या तो पूरा ब्लड रिलेशन ही इसी में है, एक ट्री डायग्राम, ठीक है। इस ट्री डायग्राम में समझेंगे हम इन रिलेशन को कि अगर आपको बोला जाए ए बी के पिता है, ए इज फादर ऑफ बी, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज मदर ऑफ बी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी तरीके से 10-12 कुछ रिलेशन है उनको हम समझेंगे, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम में हम समझेंगे इनके रिलेशन। तो देखिए पहला दूसरा, फर्स्ट सेकंड में पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, ए बी के पिता हैं, ए बी की मम्मी है।
और इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ में हमें चाइल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है, ए जो है बी के पुत्र हैं और फोर्थ में ए जो है बी की पुत्री है। तो ध्यान रखिए, पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशन है तो उनको आप वर्टिकल लाइन से शो करेंगे। पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशन है तो वर्टिकल लाइन से आप शो करेंगे। पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशन वर्टिकल लाइन से आप शो करेंगे, ठीक है, वर्टिकल लाइन। अब टॉप में कौन रहेगा, बॉटम में कौन रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो ध्यान रखिएगा, पेरेंट्स चाइल्ड के रिलेशन में टॉप में हमेशा रहेंगे पेरेंट्स, ये टॉप है, टॉप में हमेशा रहेंगे पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स हमेशा टॉप में, और बॉटम में रहेंगे चाइल्ड, इसका आप ख्याल रखिएगा, बॉटम में रहेंगे चाइल्ड। अब थ्योरी पढ़ते हैं। जैसे कहता है कि ए इज फादर ऑफ बी, ए जो है बी के पिता हैं। अब ए पिता हैं तो ए को हम टॉप में रखेंगे, और ए पिता हैं तो प्लस साइन लगा के ऐसे, तो ए जो है पिता हैं, किनके पिता हैं, बी के पिता हैं, तो बी को यहाँ आप अरेंज कर दीजिए। तो ये डायग्राम बन गया, ए इज फादर ऑफ बी। सेकेंड नंबर में देखिए कहता है कि ए इज मदर ऑफ बी, ए जो है मम्मी है बी की, तो ए जो है मम्मी है तो ए को हम टॉप में रखेंगे, माइनस साइन लगा देंगे, मदर किनकी मम्मी है, बी की मम्मी है। तो ये डायग्राम ड्रॉ हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड में आप देखिए, ए इज फादर ऑफ बी, ए इज मदर ऑफ बी, तो ए का जेंडर या पेरेंट्स का जेंडर यहाँ पर क्लियर है। इस सिंगल लाइन से हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे ये जो चाइल्ड है बी, ये जो चाइल्ड है बी, इनका जेंडर क्या होगा, ठीक है, या फिर ये चाइल्ड पुत्र है या पुत्री है, ये डिसाइड नहीं हो पाएगा। जितना कहा गया है हम उतना इंफॉर्मेशन यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद थर्ड नंबर, थर्ड और फोर्थ में जरा देखिए आप, थर्ड और फोर्थ में कहता है ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी, कहता है कि ए जो है बी के पुत्र हैं, ए जो है बी के पुत्र हैं। तो अगर पुत्र हैं तो इनको हम बॉटम में ऐसे अरेंज करेंगे, सन है तो प्लस लगा देंगे। अब ए जो है सन है, किनके सन है, बी के सन है, तो ऐसे अरेंज कर दीजिए। इस सिंगल लाइन से आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि बी जो है ए के पापा हैं या मम्मी हैं, जितना कहा गया हमने उतना ड्रॉ कर दिया, ए इज सन ऑफ बी। देन इसके बाद कहता है कि ए इज डॉटर ऑफ बी, ए जो है बी की पुत्री हैं, तो ए पुत्री हैं, डॉटर हैं, तो बॉटम में ऐसे रखेंगे माइनस के साथ, किन की पुत्री हैं, बी की पुत्री हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चार में हमने सीखा पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशन, पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशन, ठीक है। वर्टिकल लाइन से शो करना है, जिनका इन्फॉर्मेशन दिया गया है उनका जेंडर आप ऐसे प्लस माइनस लगा दीजिए, जितना बोला गया है उतना वर्क कीजिए। फिफ्थ और सिक्स्थ में देखिए ब्रदर और सिस्टर के बारे में कहता है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है बी का भाई है। सिक्स्थ नंबर में कहता है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो जब भी भाई बहन ध्यान रखिए एक ही जनरेशन में होते हैं, तो जब एक ही जनरेशन में है तो ब्रदर सिस्टर ध्यान रखिए ऐसे हॉरिजॉन्टल, ब्रदर एंड सिस्टर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब यहाँ पर सेम वही लॉजिक कहता है कि ए जो है बी का भाई है, तो यहाँ पर ए, अब ये भाई है तो प्लस किन का भाई है, बी का भाई है। अब इस सिंगल लाइन से आप ये नहीं बता पाएंगे कि बी जो है ए की कौन है, तो बी जो है ए का भाई भी हो सकता है, ए की बहन भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर कहता है कि ए जो है बी की बहन है, तो ऐसे बनाएंगे ए निगेटिव, ए जो है बहन है, किनकी बहन है, बी की बहन है, तो ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो ये 6 रिलेशन है, आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है सेवेंथ नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। कहता है कि ए इज वाइफ ऑफ बी, ए जो है बी की पत्नी है। तो ध्यान रखिएगा जब हस्बैंड वाइफ, ठीक है, मैरिड कपल के बारे में बात हो तो उन दो लोगों को ऐसे प्लस साइन के साथ लिखना है और एक बॉक्स में पैक कर देना है। तो एक बॉक्स में पैक कर देंगे तो इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, मैरिड कपल हैं। हस्बैंड वाइफ मैरिड कपल में ध्यान रखिएगा किसी एक का भी जेंडर अगर डिसाइड हो गया तो दूसरे का जेंडर ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाएगा। जैसे पढ़ते हैं, कहता है कि ए जो है बी की पत्नी है, तो ए जो है बी की पत्नी है तो माइनस। अब जाहिर सी बात है ए जो है बी की पत्नी है तो बी कौन है, ए का, तो जाहिर सी बात है बी जो है हस्बैंड है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। सिंपल 2 ही जेंडर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर।
अगर किसी मैरिड कपल में किसी एक का जेंडर डिसाइड हो जाता है तो सेकंड वाले को उसका अपोजिट जेंडर यहाँ पे आप बना दीजिए। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी अगर थ्योरी में लिखा हो ऐसे कि ए एंड बी आर हस्बैंड वाइफ, ए और बी पति पत्नी हैं, ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए और बी जो है विवाहित हैं, तो ऐसे ये लाइन अगर मिलेंगे तो इससे आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं, ए और बी विवाहित हैं, ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। अब इन दोनों लाइन से ये डिसाइड नहीं हो पाएगा इसमें कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ इन लॉ वाले टर्म्स है, तो ये इन लॉ वाले टर्म्स ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए बेसिक 7 तक ही है, 7 अगर समझ में आ गया तो इनको हम ऑटोमेटिकली बना लेंगे, सिंपल। चलिए शुरू करते हैं इन लॉ वाले टर्म। इन लॉ वाले टर्म में पहला कहता है कि ए इज फादर इन लॉ ऑफ बी, ए जो है बी के फादर इन लॉ हैं, हिंदी में समझे ससुर जी हैं। तो एक ऐसा ट्री डायग्राम बनाना है जिसमें ए जो है बी के फादर इन लॉ शो हो। तो ए जो है बी के फादर इन लॉ, तो सिंपल सोचिए, बी का विवाह जिनसे भी हुआ होगा उनके पिता हैं ए। अब यहाँ पर अल्फाबेट्स में तो पता नहीं बी का विवाह किनसे हुआ है, तो ऐसे ड्रॉ कर लेंगे कि बी का विवाह जिनसे भी हुआ है, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लिया। ये पता नहीं अभी कौन है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये पता चल जाएगा। बी का विवाह जिनसे भी हुआ है, इनके पिता हैं ए, इनके पिता हैं ए। तो ये देखिए बी का विवाह जिनसे भी हुआ है उनके पिता हैं ए, तो ए जो है बी के हो गए फादर इन लॉ। अब यहाँ पे बी का जेंडर डिसाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कहता है कि ए जो है बी की मदर इन लॉ है, तो बी का विवाह जिनसे भी हुआ है उनकी मम्मी है ए। तो देखिए बी का विवाह जिनसे भी हुआ है उनकी मम्मी है ए, तो ये रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा ए इज मदर इन लॉ ऑफ बी। तो ये दोनों ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कहता है कि ए जो है बी के दामाद हैं, ए इज सन इन लॉ ऑफ बी, इसको शो करेंगे। देखिए बी के दामाद, अब ए जो है बी के दामाद हैं, तो इसको ड्रॉ करने के लिए सिंपल सोचिए कि बी की एक डॉटर होंगी, बी की एक पुत्री होंगी, ठीक है, बी की एक पुत्री होंगी और उनका विवाह हुआ है ए के साथ, तो ये दामाद कहलाएंगे। अब बी की एक पुत्री है, वो पुत्री कौन है अभी यहाँ पर अल्फाबेट्स में नहीं पता, तो उसको ऐसे बनाइए कि बी की एक पुत्री है, ऐसे इंडिकेट कर दीजिए, ये एक पुत्री है माइनस साइन। अब इनका विवाह हुआ है ए के साथ, ऐसे। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन से ये ऐसा। बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो मैंने इमेज बना रखा है इंडिकेशन, यहाँ पे कौन अल्फ़ाबेट्स आएगा या क्या नाम आएगा वो क्लियर वहीं पे पता चलेगा, ठीक है। अभी बस जितना लिखा है उसी में समझिए। कहता है कि ए जो है बी के दामाद है, तो इस रिप्रेजेंटेशन से पता चल जाएगा कि ए जो है बी के कौन है, दामाद हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर भी देखिए कहता है ए इज डॉटर इन लॉ, ए इज डॉटर इन लॉ, ए इज डॉटर इन लॉ, ए जो है बी की बहू है, ए जो है बी की बहू है, तो बी का एक पुत्र होगा, बी का एक पुत्र होगा और इनका विवाह होगा ए के साथ, तो ये हो जाएंगी बहू, डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो बी का एक पुत्र है, बी का एक पुत्र है, इनका विवाह है ए के साथ, तो ये हो गए ए जो है बी की बहू हो गई, ठीक। तो यहाँ तक तो ठीक था। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट समझिएगा, क्योंकि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ में एक ही कैंडिडेट, लेकिन ब्रदर इन लॉ में मैंने कहा था ना 3 कैंडिडेट हैं। ब्रदर इन लॉ में जीजा जी और साले साहब और देवर, ठीक है, ये 3 लोग। तो एक एक करके इनका डायग्राम देखेंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये तीनों लोग मिल सकते हैं। तो कहता है कि ए जो है बी के ब्रदर इन लॉ है, तो फर्स्ट में यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ जीजा जी के लिए, ठीक है, जीजा जी के लिए। ए जो है बी के ब्रदर इन लॉ है, तो ए प्लस ऐसा, ये मैरिड कपल है जिसमें ए प्लस है और ये जो डायग्राम बनाया ये माइनस, और यहाँ पर हमने बना दिया तो बी की एक बहन है ये,
और इनका विवाह जिनसे भी होगा वो बी के जीजा जी। ठीक है, तो यहाँ का विवाह ए के साथ हुआ, तो ए जो है बी के कौन हुए, जीजा जी, ब्रदर इन लॉ। तो ये हो गया जीजा जी के लिए। अब इसके बाद दो और डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसको आप खुद से बताने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगर ये प्लस ये माइनस, ये मैरिड कपल हैं, ठीक है, तो ये वाइफ है बी की और ये वाइफ के हो गए भाई, वाइफ के हो गए भाई, बी प्लस ये, तो वाइफ के भाई हिंदी में अगर हम समझे तो साले साहब। तो ये वाला जो डायग्राम बन रहा है तो ये इसमें भी कहलाएगा कि ए जो है बी के कौन है, ब्रदर इन लॉ, ए जो है बी के कौन है, ब्रदर इन लॉ। देन इसके बाद है नेक्स्ट वन, ठीक है, नेक्स्ट वन देवर जी, हमें इंडिकेट करना है देवर जी। तो सिंपल फिर से समझिए कि बी और ये मैरिड कपल है, इसमें प्लस माइनस थे, इस बार यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, ये भी मैरिड कपल है लेकिन इस बार बी माइनस है और ये प्लस, तो बी के ये पति हुए, बी के पति, और पति के ये जो भाई हैं ये कहलाएंगे देवर जी, यहाँ पे साले साहब, यहाँ पे देवर जी। तो यहाँ भी होंगे ए जो है बी के ब्रदर इन लॉ हैं। तो देख रहे हैं ब्रदर इन लॉ पर यहाँ पर 3 डायग्राम ड्रॉ हुआ। बट मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए जो है बी के ब्रदर इन लॉ है तो सबसे पहला प्रेफरेंस आप इसी को दीजिए, जीजा जी को, ये डायग्राम आप बनाइए। बट यहाँ पर स्टार मार्क लेकर चलना कि ये ब्रदर इन लॉ अपना जगह बदल सकता है। देख रहे हैं कैसे जगह बदल रहा है। तो क्वेश्चन में आप यहीं से शुरू करना, ठीक है। 80 से 90% वर्क हो जाता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, बट इतना भी मैं बता दूं कि बैंक के एग्ज़ाम है जिनका, वो अलर्ट रहिएगा। बाकी के एग्ज़ामों तो मैं कह सकता हूं कि 90 से 95% यही आप बनाइए, ब्रदर इन लॉ में काम हो जाता है। बट बैंक के एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा, बैंक के एग्ज़ाम में ज़्यादातर वो इधर ब्रदर इन लॉ पे वर्क करता है। तो जैसे ये ब्रदर इन लॉ है ऐसे ही सिस्टर इन लॉ होंगी, ऐसे ही पैटर्नल मैटर्नल अंकल हैं, ठीक है। तो इन सब को हम आगे देखेंगे। चलिए बेसिक में इतना ही। अब इसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे क्वेश्चन, इसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे क्वेश्चन, पजल फॉर्म, पजल फॉर्म के क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तो आई होप ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। जो लोग, ये बेसिक पार्ट 1 है, बेसिक पार्ट 1 है। जो लोग अभी तैयारी करने आए हैं, जिनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो लोग अभी अभी तैयारी करना सीख रहे हैं, ये उनके लिए है। और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ठीक है, पहला पार्ट है, आप जल्दी जल्दी इसको स्पीड के साथ एक रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद जो हम आएंगे पार्ट 2 से, पार्ट 2 से हम पूरा क्वेश्चन हिलाएंगे। सबसे पहले हम पजल फॉर्म बनाएंगे, फिर उसके बाद कोडेड फॉर्म बनाएंगे, फिर उसके बाद पॉइंटिंग फॉर्म बनाएंगे, एक एक करके, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लेकर आएंगे कि क्लर्क के पेपर के लिए, बाकी ये पार्ट 2 पार्ट 3 भी आप देखते चलिएगा, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली SBI क्लर्क के पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन लेकर आऊँगा सीरीज, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आएंगे, ये सारे 1 बाय 1 सीखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।